इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर सभी समय के सबसे महान विजेताओं में से एक सिकंदर महान की कहानी को सदियों से गलत समझा गया है? क्या होगा यदि भारत के राजा पोरस के खिलाफ उनकी प्रसिद्ध लड़ाई एक शानदार जीत नहीं थी, बल्कि एक विनम्र क्षण था जिसने उन्हें संघर्ष विराम के लिए मजबूर कर दिया? आज हम हाइडा स्पेस की लड़ाई में डुबकी लगाते हैं, जहां तथाकथित अजेय विजेता सिकंदर को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा। क्या यह वास्तव में भारत की विजय थी या हमें एक अलग कहानी सुनाई गई है? 326 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य को हराने और मध्य एशिया के माध्यम से मार्च करने के बाद सिकंदर ने भारत पर अपनी नजरें जमा ली। उनकी विजयों ने उन्हें पश्चिम में एक ईश्वर समान व्यक्ति का खिताब दिलाया था। लेकिन भारत की बात अलग थी। विशाल उपमहाद्वीप उन्नत सभ्यताओं, मजबूत सेनाओं और विशेष रूप से एक राजा पोरस से भरा हुआ था, जो पंजाब के क्षेत्र पर शासन करता था। पोरस के साथ युद्ध से पहले सिकंदर ने एक प्राचीन भारतीय शहर तक्षशिला के राजा अंभी के साथ गठबंधन किया। अंभी पोरस का दुश्मन था और उसने सिकंदर का स्वागत अपने हिसाब से करने के साधन के रूप में किया। हाइडा स्पेस की लड़ाई झेलम नदी के पास हुई थी, जो अब आधुनिक पाकिस्तान में है। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। कई वर्षों के युद्ध के बाद थक्कर सिकंदर के सैनिक पोरस के नेतृत्व में एक दुर्जेय भारतीय सेना का सामना करने वाले थे। भारतीय सेना के पास एक भयानक हथियार था, युद्ध के हाथी। यूनानी लोग युद्ध के लिए अजनबी नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी हाथियों का सामना नहीं किया था। ये जानवर प्राचीन टैंकों की तरह थे, जो दुश्मन की सीमाओं को तोड़ते थे और सैनिकों और घोड़ों में समान रूप से डर पैदा करते थे। एरियन और प्लूटार्क जैसे प्राचीन यूनानी स्रोतों के अनुसार सिकंदर ने तूफान के दौरान रात में नदी को पार करने की रणनीति तैयार की। लेकिन क्या यह आश्चर्य युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त था? एरियन और प्लूटार्क जैसे यूनानी इतिहासकार हमें बताते हैं कि सिकंदर ने युद्ध जीत लिया था। हाथियों और पोरस के सैनिकों के भयंकर प्रतिरोध के बावजूद उनका दावा है कि सिकंदर की श्रेष्ठ रणनीति प्रबल रही। यूनानी इतिहासकार एरियन के अनुसार युद्ध घंटों तक चला, जिसमें किसी भी पक्ष को स्पष्ट लाभ नहीं हुआ। सिकंदर ने अपने सैनिकों को लड़खड़ाते हुए देखकर युद्ध के ज्वार को मोड़ने की उम्मीद में खुद एक घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। लेकिन यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। पोरस ने खुद एक हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक योद्धा थे, और उनकी उपस्थिति ने उनके सैनिकों को और भी अधिक लड़ने के लिए प्रेरित किया। यूनानियों को उनकी सीमा में धकेल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सिकंदर अपने घोड़े से गिर गया था और पोरस द्वारा लगभग मार दिया गया था। चाहे यह सच हो या किंवदंती का हिस्सा, यह स्पष्ट है कि मैसेडोनियनों को पहले की किसी भी चीज के विपरीत एक चुनौती का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि लड़ाई के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि वह कैसा व्यवहार करना चाहता है। पोरस ने प्रसिद्ध रूप से जवाब दिया, एक राजा की तरह। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि अपने राज्य को भी बहाल किया और उन्हें और अधिक क्षेत्र भी दिए। लेकिन यह कहानी बहुत परिपूर्ण लगती है ना? एक विजेता जिसने अपने पिछले अभियानों में शहरों का नरसंहार किया, अचानक दया क्यों दिखाएगा? बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में आत्मसमर्पण करने वाले दुश्मन को मारना अमानवीय माना जाता है। हर कोई पारंपरिक कथा में खरीदारी नहीं करता है। वास्तव में यूनानी इतिहासकार स्ट्राइबो ने भारत में सिकंदर के अभियानों पर कई लेखन की आलोचना की। उन्होंने उन्हें अतिशयोक्तियों से भरा बताया और कई लेखकों को सरासर झूठा बताया। वैकल्पिक व्याख्याओं से पता चलता है कि सिकंदर ने निर्णायक रूप से युद्ध नहीं जीता था। इसके बजाय ये एक गतिरोध हो सकता है, या यहाँ तक कि एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहाँ पोरस ने सिकंदर को बातचीत के लिए, संघर्ष विराम के लिए मजबूर किया। पोरस, ये जानते हुए कि उसका राज्य निरंतर लड़ाई से पीड़ित होगा, ने सिकंदर के साथ एक समझौता किया, जिसने दोनों पक्षों को अपना चेहरा बचाने की अनुमति दी। आइए एक अन्य कोण से हाइडा स्पेस की लड़ाई पर पुनर्विचार करें। वैकल्पिक इतिहासकारों का तर्क है कि सिकंदर निर्णायक तरीके से नहीं जीता था, जैसा कि यूनानियों ने दावा किया था।
उनका सुझाव है कि लड़ाई सिकंदर के लिए हार नहीं तो कहीं अधिक समान थी। एक सम्मानित रूसी सैन्य इतिहासकार मार्शल ग्रेगरी झुकोव ने उल्लेख किया कि सिकंदर की सेना पर गंभीर रूप से हमला किया गया था। भारतीय सेना के विशाल आकार और हाथियों की क्रूरता ने मैसेडोनियन सेना पर भारी असर डाला। वास्तव में एक युद्ध के बाद यूनानी ग्रंथों में उल्लिखित एकमात्र प्रमुख उत्सव यह था जो इंगित करता है कि सिकंदर की सेना को जीवित रहने के लिए कितनी राहत मिली होगी। सिकंदर की सेना गौ गामेला की लड़ाई के बाद उत्सव में शामिल नहीं हुई, जहां उन्होंने 2 लाख फारसियों को हराया था। इसूस की लड़ाई के बाद किसी जंगली उत्सव की घोषणा नहीं की गई थी, जहां उन्होंने फारसी घुड़सवार सेना और यूनानी भाड़े के सैनिकों की मिश्रित सेना को हराया था। हाइडा स्पेस की लड़ाई के बाद उन्होंने जो जश्न मनाया, उससे पता चलता है कि वे खुद को बेहद भाग्यशाली मानते थे कि पोरस सेना के साथ, उसके हाथी दल के साथ संघर्ष के बाद वे बच गए। तो अगर लड़ाई इतनी कठिन थी तो सिकंदर अचानक पोरस को पुरस्कृत क्यों करेगा? एक सिद्धांत है कि सिकंदर निर्णायक रूप से नहीं जीता और इसके बजाय एक संघर्ष विराम पर बातचीत की। यह तथ्य कि पोरस ने अपने राज्य को बनाए रखा और नई भूमि प्राप्त की, यह बताता है कि उसके पास हमारे विश्वास से अधिक लाभ था। यह विरोधाभासी है। अम्भी इस शर्त पर सिकंदर का सहयोगी बन गया था कि उसे पोरस का राज्य दिया जाएगा, तो दुश्मन को पुरस्कृत क्यों करें जिसकी सेना ने अभी अभी मैसेडोनियनों पर हमला किया था? इसका एकमात्र संभावित उत्तर हाइडा स्पेस की लड़ाई में है। मैसेडोनियनों ने महसूस किया कि वे असामान्य वीरता के दुश्मन से निपट रहे थे। हार को महसूस करते हुए उन्होंने संघर्ष विराम का आह्वान किया, जिसे पोरस ने स्वीकार कर लिया। भारतीय राजा ने अम्भी के क्षेत्रों के बदले में एक सौदा किया जो उसकी सीमाओं को सुरक्षित करेगा। पोरस भारत को सुरक्षित रूप से छोड़ने में मैसेडोनियाई लोगों की सहायता करेगा। सिकंदर ने महसूस किया होगा कि आगे की लड़ाई उसकी पहले से ही कमजोर सेना को नष्ट कर देगी। इस प्रकार सौदा करना उनके सर्वोत्तम हित में था। दूसरी ओर पोरस ने अपने क्षेत्र को सुरक्षित किया और सिकंदर के भारत से सुरक्षित निकास को सुनिश्चित किया। पोरस के साथ लड़ाई ने मैसेडोनियाई लोगों के साहस को कम कर दिया और भारत में उनकी आगे की प्रगति को रोक दिया, क्योंकि उन्हें 20,000 पैदल और 2,000 घोड़ों को मैदान में लाने वाले दुश्मन को हराने में काफी कठिनाई हुई। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके पास सिकंदर के गंगा को पार करने के लिए उन्हें आगे ले जाने के डिजाइन का विरोध करने का कारण है, जिसके आगे की ओर दुश्मनों की भीड़ थी। वास्तव में गंगा के दूसरी ओर मगध का शक्तिशाली राज्य था, जिस पर क्रूर और चालाक नंदों का शासन था, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक की कमान संभाली थी। प्लूटार्क के अनुसार यूनानियों का साहस तब कम हो गया जब उन्हें पता चला कि नंदा 2 लाख पैदल सेना, 80,000 घुड़सवार, 8,000 युद्ध रथ और 6,000 लड़ाकू हाथियों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। निस्संदेह यूनानी एक बूचड़ खाने में चले गए होंगे। भारतीय केंद्र गंगा से अभी भी 400 किलोमीटर दूर है। मीटर दूर सिकंदर ने अपने सैनिकों के बीच बड़े हर्षोल्लास के लिए पीछे हटने का आदेश दिया। उत्सव समय से पहले होते थे। यह सिकंदर के अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कभी भी भारत पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं की और कुछ ही समय बाद उनका साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होने लगा। पोरस के साथ युद्ध उनकी पौराणिक विजयों के अंत की शुरुआत हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि सिकंदर के सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर ने बाद में सिकंदर की मृत्यु के बाद फिर से भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए। ये हार इस बात को रेखांकित करती है कि सबसे शक्तिशाली पश्चिमी शक्तियों के लिए भी भारत को जीतना कितना मुश्किल था। तो क्या सिकंदर की पोरस के साथ मुठभेड़ वास्तव में एक जीत थी, या हम सदियों की एक तरफा कहानी से गुमराह हुए हैं? जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन जैसा कि हम प्राचीन ग्रंथों की फिर से जांच करते हैं और वैकल्पिक खातों का पता लगाते हैं, हाइडा स्पेस की लड़ाई की कहानी को फिर से लिखने की आवश्यकता हो सकती है। पोरस की ताकत, साहस और भारतीय लोगों के भयंकर प्रतिरोध ने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े विजेता को चुनौती दी। और जबकि इतिहास की किताबें हमें बता सकती हैं कि सिकंदर जीत गया,
वास्तविक कहानी बहुत अधिक जटिल हो सकती है। जब हम हाइडा स्पेस की लड़ाई के पीछे की सच्चाई में तल्लीन हुए, तो हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है, क्या सिकंदर विजेता था या यह एक लड़ाई थी जहां वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मिला था? हमें नीचे दिए गए टिप्पणियों में बताएं और अधिक ऐतिहासिक रहस्यों पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को पसंद करना, सदस्यता लेना और हिट करना न भूलें। अगली बार तक